गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा तीसरा लेक्चर है। आपको बताएंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्रासर दाब 1.18 वायुमंडल है। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। 10 ग्राम दिया गया और आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस 10 डिग्री सेल्सियस को हम लोग सर्वप्रथम इसको केल्विन में चेंज करेंगे। तो 373 में 10 हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 273 केल्विन हो गया। इसके बाद जो हमारा पदार्थ लिया गया है वो हमारा 10 ग्राम। कितना ग्राम है? 10 ग्राम। में डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम। नेक्स्ट पी हम लोग को दिया गया, प्रासर दाब कितना दिया? 1.18 वायुमंडल। इसके बाद V दिया गया है 1 लीटर। V दिया गया आप लोग को बच्चों 1 लीटर। और R की जो वैल्यू है, जो R की वैल्यू आपके दिया गया है 0.0821। ये वैल्यू फिक्स होती है। अब हम लोग सवाल लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? PV बराबर होता है nRT। क्या होता है? PV बराबर nRT होता है। तो यहाँ से n जो है, ये जो n है, इसके स्थान पे हमने क्या लिखा? W/m। ये होता है मोलों की संख्या। क्या होता है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार बटे होता है अणुभार। अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना? m की वैल्यू फाइंड करना है। तो PV को हमने क्या किया? इस डाउन में कर लिया, यानी W/, हो गया PV इंटू RT हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं। m हमको फाइंड करना है, जैसा कि यहाँ पे दिया है। W की वैल्यू 10 दिया गया है, P की वैल्यू दिया गया 1.18, V की वैल्यू 1 दिया गया है, जो कि यहाँ पे मैं रख दिया हूँ। और RT की वैल्यू आपको पता है कि 0.0821 और हमारा T की वैल्यू कितना दिया गया? 273। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यू को। कैलकुलेट करने के बाद जो इसको आप पॉइंट चाहे तो काट सकते हैं। जब सब कुछ करने के बाद इतना आ गया 43 आ गया। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको जो m की वैल्यू आ जाएगी 196.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 2, क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है? 2 है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम यूरिया का ध्यान देना। आप लोग को यहाँ पे अड़सूत याद करना रहेगा। अगर पेपर यूरिया दे दिया तो अड़सूत कैसे फाइंड करेंगे? NH2CO NH2 होता है। विलयन का प्रासर दाब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे T की वैल्यू दे दिया। हमारा जो T की वैल्यू है ये कितना है? T की वैल्यू 27 है। हमने क्या 273 जोड़ दिया तो केल्विन चेंज हो गया, 300 केल्विन हो गया। अब यहाँ पे 5 ग्राम बोला तो W वैल्यू कितनी हो गई? 5 ग्राम। तो यहाँ पे जो फाइंड करना हम लोग को प्रासर दाब, यानी ये हम लोग को P हम लोग को फाइंड करना है। V की वैल्यू हम लोग को पता हो जाएगा, क्योंकि 100 है, 100 ग्राम में डिवाइड किया गया, यानी 5 ग्राम 5% को, यानी 100 ग्राम। तो यहाँ से जो हम वो निकाल लेंगे, जो हमारा आ जाएगा V की वैल्यू 0.1 लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे R की वैल्यू फिक्स आपको जो कि दिया गया है। यहाँ पे होता है PV बराबर क्या होता है? PV बराबर nRT होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है। W/mV इंटू कर लिया गया, RT कर लिया गया। तो यहाँ पे जब हम लोग सारी चीज़ों को रख देंगे, क्योंकि आपको W का मान 5 है, फिर गुणे 1000 बटे 60, क्योंकि यूरिया का जो होता है अणुभार होता है 60, गुणे 100 कर लिया गया। तो यहाँ से हम लोग के जो 100 ग्राम वहाँ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ चेंज किया, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, काट पीट लेंगे, तो इसके बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 20.25 वायुमंडल। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं इसको सलूशन बहुत अच्छे से करवा दूंगा फिलहाल। लेकिन यहाँ पे आप लोग इंटर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में कह रहा है कि 4.5 ग्राम पदार्थ घुला है। तो कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का प्रासर दाब, और जबकि वायुमंडलीय दाब दिया गया, वायुमंडल इतना दिया गया है, और पदार्थ का अणुभारोही पुनः जिस प्रकार से आपने ऊपर किया था, अरे अणुभार दिया गया 342 और R की वैल्यू आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा है
20 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इसको केल्विन चेंज कर लें 293 हो गया, और डब्ल्यू का मान दिया गया 405 दिया गया, पी का मान दिया 3.2 वायुमंडल दिया गया है, और वी का मान दिया 100 दिया गया, 100 को हम न्यूटन बोले 0.1 आ जाएगा। एम की वैल्यू आपको दिया गया है, और तो यहाँ से हम लोग पुट करना है जो आर की वैल्यू, क्या करना, आर की वैल्यू पता होता है लेकिन यहाँ पुट करना है, तो पी वी एन और डब्ल्यू टी कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दिया गया, पी की वैल्यू इतना दिया गया है, एम की वैल्यू सारी वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे पुट कर लेंगे। काटने के बाद जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0, आप देख रहे होंगे जो आ रहा है आपका क्या, आर की वैल्यू निकल के आ गया 0.083 लगभग, ठीक, वायुमंडल केल्विन मोल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पदार्थ के 18 ग्राम को 1 लीटर विलयन में घोलने पर, ठीक है, अब कह रहा है 293 केल्विन पराशर दाब पर कह रहा है कि इतना न्यूटन है, तो अणुभार ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एस की वैल्यू आपको जो दिया गया है यानी 8.3 जूल प्रति केल्विन मोल हो गया। एम की वैल्यू फाइंड करना, डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता 18 है, और आर टी की वैल्यू सारी वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे जब आप इस फार्मूले पे आप लोग क्या कर देंगे, इस वैल्यू को आप सारे वैल्यू को रख देंगे, जब आप काट देंगे, काटने के बाद डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपकी जो वैल्यू एम की वैल्यू जो निकल जाएगी, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 181.33 इंटू 10⁻³ इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिया गया है 5, लिया गया है आपका एक कार्बनिक पदार्थ के 40 ग्राम को घोलकर एक घोल बनाया गया, तो 60 ml विलयन का कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पराशर दाब ज्ञात की, जबकि वायुमंडल इतना दिया गया। यदि एस का मान इतना दिया गया है तो आपको कह रहा है कि अणुभार ज्ञात को। सेम वही सवाल है, तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू का मान कितना हो गया, 40 हो गया, वी की वैल्यू 600 ml हो गया, इसको लीटर में चेंज कर देंगे। इसके बाद आपको कट 0.6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पी की वैल्यू आपको दिया गया है, टी आपने 0 था, उसमें हमने 273 जोड़ा तो 273 आ गया। आर की वैल्यू आपको फिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग पी वी बराबर क्या M/M आर टी कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग एम फाइंड करना है, पी वी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे W/PV इंटू आर टी हो जाएगा। और यहाँ पे सेम आप उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो प्रोसेस आपको दिया गया है। M = 40 × 1000 गुणे 0.821 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 कर लिया। तो यहाँ पे ताप आपका 273 हो गया, 0.2 आपको दिया गया पी की वैल्यू, और वी का आपको दिया गया, काट पीट लेंगे, काटने के बाद जो आपका जाएगा एम की वैल्यू 182, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऐसे ही ये न्यूमेरिकल देखिए, आप बस इसको देखिए, आप इसको लगाइएगा, जहाँ पे अगर आपको दिक्कत आती है इसको आप तुरंत बताइएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके सवाल को नोट कर लीजिएगा। हाँ, हम आपको बताते हैं 1/2 बिलियन समीकरण की सीमाएं क्या होती है। 1/2 बिलियन की सीमाएं क्या होता है, तो 1/2 बिलियन के नियम का केवल एक वाष्पशील यौगिक का पालन करते हैं। 1/2 बिलियन के नियम का केवल वे अवाष्पीय यौगिक का ही पालन, यानी जो चीज़ वाष्पित ना हो सके 1/2 समीकरण यानी उसी को फॉलो करता है। अब कह रहे वाष्पशील पदार्थ के विलय यानी क्या विलयन के लिए 1/2 के विलयन के नियम का पालन नहीं करता है। अब दूसरा हम आप लोग बताते हैं कि समपराशरी विलयन क्या होता है। क्या बच्चों बात करें समपराशरी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान पराशर दाब रखते हैं। ये बता, ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान पराशर दाब क्या करते हैं, रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। अब देखिए समपराशरी T1 देखो, T1 = T2, P1 = P2 ये हो जाएगा। आप इसको आसान भी कर सकते हो आप लोग, T1 = T2, P1 यानी समान ताप पे समान पराशर दाब जो रखता है उसे हम बोलते हैं समपराशरी विलयन। अब हम बात करते हैं कि अचपराशरी विलयन क्या होता है। क्या अचपराशरी विलयन क्या होता है, समान ताप पर, क्या समान ताप पर 2 बिलियन में अधिक पराशर दाब रखने वाला विलयन अतिपराशरी विलयन कहलाता है। बताया जा रहा है समान ताप पर 2 बिलियनों के पराशर दाब समान रखने वाले विलयन को हम लोग बोलते हैं अतिपराशरी विलयन। बच्चों इसको नोट्स करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। इसके बाद हम टॉपिक लेते हैं कि अल्पपराशरी विलयन क्या लेते हैं। अल्पपराशरी विलयन क्या होता है, समान ताप पर 2 बिलियन में
प्रासर दाब रखने वाला विलयन अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। जैसे कि मैंने एक चित्र बनाया है, देखिए यहाँ पे अल्प प्रासरी दाब है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अति परासरी है दाब और अल्प प्रासरी दाब है, अधिक प्रासर दाब है, यहाँ पे क्या है, कम प्रासर दाब है। तो इसी को हम आपको डिफाइन कर रहे थे। इसके बाद वान हाफ समीकरण का उपयोग क्या होता है और इसका यूजेज पेपर में पूछे भी जाते हैं। देखिए अवाष्पशील यौगिक के विलयन के प्रासर दाब की गणना करना, यानी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अवाष्पशील यौगिक होते हैं उनके विलयन के प्रासर दाब की हम लोग इससे गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रासर दाब ज्ञात करने पर अवाष्पशील यौगिक के अणुभारों की गणना करना, इससे गणना कर सकते हैं। यानी उपरोक्त दोनों समीकरण गणनाओं के लिए हमारा होता है क्या, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, आर टी होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, आर टी, जो इक्वल होता है, इससे प्रयोग किया जाता है। देखिए हम आप बात करते हैं कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसी भी विलयन में विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम होती है, यानी किसी भी विलयन में विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम होती है, उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं उसको, बच्चों नोट बनाते जाइएगा, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है क्या, असंतृप्त विलयन। क्या होता है असंतृप्त विलयन, किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलय हो जाती है। थोड़ी मात्रा में चीनी जल में डालकर विलय को हिलाते रहते हैं। धीरे धीरे चीनी जल में घुलती रहती है। अंत में चीनी का घुलना रुक जाता है, यानी जब चीनी घुलना रुक जाती है, चीनी के विलयन के नीचे तली में बैठने लगती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जैसे है आपका हेनरी का नियम। देखिए स्थिर ताप पर क्या बताया जाए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुले गैसों की जो मात्रा होती है, गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये W जो जितना ग्राम घोला गया, अब P यानी क्या दाब हो गया, तो हो जाएगा के समानुपाती, यानी बताया गया W बट्टे क्या, W समानुपाती क्या P हो जाएगा। यहाँ पे एक हम लोग के यहाँ स्थान के ले सकते हैं, तो कर लेंगे W अपॉन P इक्वल टू के, तो हम लोग P इक्वल टू के इंटू एच इंटू एक्स कर लिया। अब ध्यान देना P क्या है, P आपका दाब है, K क्या है एक नियतांक है, H क्या है गैसों में घुली हुई गैस है, X क्या है मोलों की संख्या है, इसको द्रव्यमान व्यक्त करते हैं। अभी इस पर एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अभी पहले इसका सीमा हम आपको पढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल की हम बाद में बात करते हैं, हम इसको पहले आप लोग को हम इसकी सीमा पढ़ा देते हैं, फिर न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। हाँ, हेनरी के नियम की सीमा। अब ध्यान देना, हेनरी के नियम की सीमा क्या है, इसको ध्यान देना। तो हेनरी के नियम की सीमा क्या है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। देखो पहला पॉइंट आपने मैंने क्या बताया, गैस का दाब हेनरी के नियम की सीमा में बताया जाता है, गैस का दाब उच्च नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। विलायक में गैसों की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हेनरी के नियम का उपयोग क्या, हेनरी के नियम के उपयोग में आपको बता रहा हूँ। पहला हेनरी के नियम का उपयोग, यानी मृदु पेय में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल में उच्च दाब पर सील किया जाता है। पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट की बात करता हूँ, गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं तो वो अपने O2 के साथ में हीलियम गैस सुना दी जाती है, जिससे ऊपर आने पर उनको सर दर्द का प्रभाव कम होने लगता है। ये भी हेनरी के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है आपको फेफड़े में रक्त जब पंपिंग होता है उसमें O2 CO2 का आदान प्रदान होता है। ये भी हेनरी के नियम पर आधारित। इस पॉइंट को नोट कर लेना। राउल के नियम की कुछ सीमाएं में बात करता हूँ। राउल के नियम की सीमाएं क्या है, बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा। राउल के नियम की सीमाएं, राउल के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर जो प्राप्त विलयन का वाष्प आपेक्षिक अवनमन में उपस्थित विलय की मात्रा के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो बच्चों इसको नोट बना लीजिएगा। देखिए क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। जो आपने इसको ये क्या राउल के नियम में है और ये मोल प्रभाजन में पढ़ा, यानी राउल के नियम मोल प्रभाजन दोनों इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पे आपको बताया गया। जहाँ P0 क्या है, P0 है विलायक के
वाष्प दाब है, PS क्या है, यहाँ पे PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, और N क्या है, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या है, कैपिटल N क्या है, विलायक के ग्राम अणुओं की क्या है, संख्या है। यह समीकरण जो हमने अभी आपको जो समीकरण जो दिया है, ये जो समीकरण आपने P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n बटे क्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये क्या है, ये जो समीकरण आपका केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। अब देखिए यह समीकरण जहाँ पे मैं नोट पॉइंट आपको दे दिया, यह जो समीकरण केवल तनु विलयन पर लागू होता है। राउल के नियम की कुछ सीमाएं जो आपको यहाँ पे दिया गया है। राउल का नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, राउल का नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। राउल का नियम उन पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता है जहां विलय विलायक में आपस में अपक्रिया कर लेते हैं। ठीक, विलय जब विलायक आपस में अपक्रिया कर लेंगे वहां पे नहीं होगा। एक और चीज नोट कीजिएगा, राउल का नियम उन विलय पदार्थों के लिए भी लागू नहीं होता है जो विलायक में वियोजन दिखाता है। अब इसके बाद राउल के नियम की कुछ गणनाएं यहाँ पे की गई, राउल के नियम कुछ गणनाएं की गई हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे राउल के नियम की कैसे गणनाएं की जाती है। सो थैंक बेस्ट ऑफ लक।